अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस वाक़ये को 3-4 दिन गुजर गए। कामरान एक तरह से इसे भूल ही गया था। कोई हफ्ते भर बाद उसे एक लेटर डिलीवर करने के लिए इस गली में फिर जाना पड़ा। लेटर पर गोल्डन स्क्वायर का पता लिखा हुआ था। ये इस गली की आखिरी रिहायशी इमारत थी जिसके सबब मज़कूरा गली बंद गली का एजाज़ हासिल कर लेती थी। कामरान ने देखा कि रियाज अपनी बिल्डिंग ज़मीर प्लाजा के सामने टेलीफोन के खंभे से टेक लगाए खड़ा था। उसने ये सोचते हुए खामोशी से बाइक आगे बढ़ा दी कि वापसी में वो रियाज से बात करेगा। रियाज पर नज़र पड़ते ही बाइक की हवा निकलने का वाक़या इसकी याददाश्त में ताज़ा हो गया था। वापसी में कामरान ने समीर प्लाजा के सामने बाइक की स्पीड कम की तो इसके किसी इस्तफसार से पहले ही रियाज ने पूछ लिया, क्यों डाकिया बाबू, काफ़ी दिनों से बुलबुल का कोई लेटर नहीं आया? इसके अंदाज में जहरीला तंज घुला हुआ था जिसे कामरान ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। ताहम कोई सख्त जवाब देने के बजाय उसने मातिल अंदाज में पूछा, आप किस बुलबुल का जिक्र कर रहे हो भाई, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला, और मैं जिस बुलबुल का जिक्र कर रहा हूँ वो इधर A304 में रहती है। बात ख़त्म करते ही इसने अल-फरीद अपार्टमेंट्स की जानिब उंगली उठा दी। आप मिसेस शबाना की बात कर रहे हैं? देखा, तुम्हारा दिमाग ठीक उधर ही पहुँचा ना? रियाज ने चोट की। भाई A304 में तो मिसेस शबाना ही रहती हैं। कामरान ने रियाज के रवैये के जवाब में खुश्क लहजे में जवाब दिया, मैं वहाँ डाक ले जाता हूँ। और इसकी आंखों में देखते हुए बोला, काफ़ी दिनों से तुम्हारा इस फ्लैट में जाना नहीं हुआ, क्या कोई नाराज़गी हो गई है? रियाज का ये अंदाज कामरान को सख्त नागवार गुजरा था, लेकिन वो फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नरमी से बोला, मेरे काम कोरियर लेटर को इसके एड्रेस पर पहुंचाना है। मेरी किसी से कोई दोस्ती या रिश्तेदारी तो है नहीं कि नाराज़गी का सवाल पैदा हो। जब मेरे पास मिसेस शबाना के लिए कोई लेटर होगा ही नहीं तो मैं खामखा इनके घर की घंटी क्यों बजाऊंगा? और इसके घर में जाकर कहाँ बैठूंगा? रियाज ने टटोलती हुई नज़र से घूरा और तंजिया लहजे में कहा, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? कामरान अली कोई नन्हा बच्चा या मट्टी का मादू नहीं था कि वो रियाज के लहजे की टोन को समझ ना पाता। इसे फौरी तौर पर अंदाज़ा हो गया कि रियाज को उसका मिसेस शबाना के घर में दाखिल होना अच्छा नहीं लगा। ये सच था कि मिसेस शबाना ने तीसरे फेरे पर इसे अंदर बुलाकर अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाया था। कामरान की नज़रों में मिसेस शबाना एक खूबसूरत और खुश अखलाक औरत थी, लेकिन रियाज की तंजिया बातों से तो यही ज़ाहिर होता था कि वो मिसेस शबाना के आसपास किसी को देखना गवारा नहीं कर सकता था। मैं समझ सकता हूँ कि मेरा मिसेस शबाना के घर में दाखिल होना आपको पसंद नहीं आया। कामरान ने हद्दुल इम्कान अपना लहजा नरम रखते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मिसेस शबाना से क्या रिश्ता है? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक मिसेस शबाना और उसका अकलौता बेटा अली रज़ा इस फ्लैट में रहते हैं। शबाना का शौहर रिजवान रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। कराची में इसके करीबी रिश्तेदार न होने के बराबर हैं और करीमाबाद की इस गली में तो बिल्कुल नहीं हैं। इस सूरत हाल में आप कामरान ने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो रियाज मायनाखेज नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, तो 2-3 मुलाकातों में आपने बुलबुल का पूरा शजराए नसब भी हिफ्ज कर लिया? वाह भाई वाह। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने को रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा, वो आपसे तुम पर उतर आया था। मिसेस शबाना से मेरा क्या रिश्ता है? तुम इस चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। हाँ, यह हकीकत है कि तुम्हारा वहाँ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम इस गली और इस इलाके से दूर ही रहो, बल्कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके रवैये को देखते हुए कामरान ने भी तुम का सीगा पकड़ लिया और ये पूछे बगैर न रह सका, तो क्या इस रोज़ तुमने ही मेरी बाइक के टायरों से हवा निकलवाई थी? और वापसी में जब मैं तुम्हारे पास से गुजर रहा था तो तुमने मुझे सुनाने के लिए ये कहा था, अभी तो सिर्फ बाइक की हवा निकली है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हारी ज़िंदगी के टायर में से भी हवा निकल जाएगी। लगता है तुम एक अक्लमंद इंसान हो, वो मायनाखेज अंदाज में बोला। अल्लाह करे दूसरे अक्लमंदों की तरह मेरा इशारा तुम्हारी समझ में भी आ जाए। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम मिसेस शबाना से दूर दूर रहो और कंपनी से दरख्वास्त करके अपना तबादला किसी और इलाके में करवा लो। कामरान को इसकी बातें जहर महसूस हो रही थीं। रियाज खामोश हुआ तो उसने कहा,
तुम कौन हो और तुम्हारा मिसेज शबाना से क्या मामला है? मुझे कतन इससे कोई गर्ज नहीं। जहाँ तक मेरी नौकरी का ताल्लुक है तो तुम भी कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी ड्यूटी कहीं और लगवाने वाला नहीं हूँ। इस इलाके और इस गली में जिसके नाम जो भी लेटर आएगा मैं वो उसको देने के लिए ज़रूर जाऊँगा, चाहे वो घर मिसेज शबाना का भी हो सकता है और तुम्हारा भी। इतना कहकर कामरान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे बढ़ाने से कबल मुड़कर रियाज के चेहरे की जानिब देखा। वो उसे घूरते हुए मायनाखेज अंदाज में ऊपर नीचे गर्दन को हरकत दे रहा था। कामरान इसकी परवाह किए बगैर रवाना हो गया। कामरान ने मुझे बताया कि इस वाक़ये का इसने ज़्यादा असर नहीं लिया था। उसने अपना काम हस्बे मामूल जारी रखा। अब भी उसका इस गली में आना होता तो रियाज को वो ज़मीर प्लाजा के आसपास कहीं न कहीं खड़े देखता। अगर इनकी निगाहें मिल जाती तो कामरान को उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत और नापसंदीदगी के तासुरात वाज़े नज़र आते। एक रोज़ कोई हफ्ते भर बाद जब वो मिसेज शबाना की डाक लेकर अल-फरीद अपार्टमेंट्स आया तो उसने सोचा रियाज के सिलसिले में वो मिसेज शबाना से बात करेगा ताकि पता तो चले पहले आखिर वो किस मर्ज़ और किस तकलीफ़ में मुब्तला है। हस्बे मामूल मिसेज शबाना ने आज भी इसे घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। मिसेज शबाना ने इसे पानी पिलाया और दस्तखत करने के बाद अपना लेटर वसूल कर लिया। अब कामरान के लिए मज़ीद वहाँ बैठने का कोई जवाज़ नहीं था। मगर उठने से पहले उसने पूछा, मैडम क्या आप रियाज को जानती हैं जो सामने वाली बिल्डिंग ज़मीर प्लाजा में रहता है? रियाज का नाम सुनकर मिसेज शबाना के चेहरे और आंखों में नागवारी के तासुरात नमूदार हुए। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया तो उसके लहजे में उकताहट का अंसर नुमाया था। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, अलबत्ता मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो एक फारिग और आवारा शख्स है। लगता है इसे दुनिया में कोई काम काज नहीं। या तो वो अपनी बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़ा रहता है या फिर अपने घर की खिड़की में नज़र आता है। अगर इन दोनों मकामात पर ना पाया जाए तो फिर वो ज़मीर प्लाजा की छत पर दिखाई देगा और जब वो छत पर होगा तो हमेशा ट्राउज़र और बनियान में। मेरी निगाह में वो एक बेहुदा और बेगैरत इंसान है। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ मैडम, कामरान ने अल्फाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने भी इसको बिल्कुल ऐसा ही पाया है। क्या आपसे इसकी कोई बदमज़गी हो गई है? शबाना ने चौंक कर कामरान की जानिब देखा। इस सवाल के जवाब में कामरान ने मिसेज शबाना को कहानी सुना दी जो बाइक की हवा निकलने से शुरू होकर रियाज के अज़ाइम और धमकी आमेज़ अंदाज तक दराज थी। इसने खुले अल्फाज में शबाना को वो सब कुछ बता दिया जो रियाज ने इसके हवाले से कामरान को बावर कराने की कोशिश की थी। आखिर में इसने कहा कि मैडम वो कमीना तो आपके बारे में यूं बात कर रहा था जैसे आप इसकी मिल्कियत हों। मेरा इससे और इसकी बेहूदगी से कोई ताल्लुक नहीं कामरान साहब, शबाना ने ठहरे हुए लहजे में कहा। आए मैं आपको दिखाती हूँ। वो इस वक्त भी अपने किचन की खिड़की में या छत पर खड़ा होगा। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम से निकली और बेडरूम में दाखिल हो गई। कामरान भी इसके पीछे वहाँ पहुँच गया। शबाना ने बेडरूम की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, वो देखें सामने जलील शख्स किचन की खिड़की में मौजूद है और इधर ही देख रहा है, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि मेरे फ्लैट में इस वक्त क्या हो रहा है। मिसेज शबाना गलत नहीं कह रही थी। उसके बेडरूम की खिड़की में से ज़मीर प्लाजा बड़ा वाज़ेह दिखाई देता था और रियाज इस वक्त वहाँ वाकई खड़ा इधर ही देख रहा था। वो ज़मीर प्लाजा के सेकंड फ्लोर के एक फ्लैट के किचन की खिड़की में खड़ा नज़र आ रहा था। ये इसका अपना फ्लैट है। मिसेज शबाना वापस ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, जहाँ वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है, लिहाजा इस फ्लैट के किचन में या इस बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़े होना कोई मायूब बात नहीं थी। लेकिन वो जिन भूखी नज़रों से मुझे और मेरे फ्लैट को देखता है वो अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आता। वो अक्सर ज़मीर प्लाजा के गेट पर खड़े होकर भी इधर ही घूरता रहता है। जब कभी इत्तेफाक से हमारी नज़रें मिल भी जाएं तो वो बड़े वाहियात अंदाज में मुस्कुरा देता है। ये तो खासी अफसोसनाक और ख़राब सूरत हाल है, कामरान ने हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा। आपके शौहर भी यहाँ मौजूद नहीं। इस फ्लैट में आप अपने नौमर बेटे के साथ रहती हैं। किसी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, मिसेज शबाना ने पूरे वसूख से कहा। मैं भी इसीलिए खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ कि रिजवान हमारे साथ नहीं है।
इस मामले को इशू बनाकर खुद को तमाशा बनाने के हक में नहीं हूँ, वरना मैं रियाज की बीवी को सारी सूरत हाल से आगाह करके एक ऐसा तनाज़ा खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होगा, बल्कि सिवाय मेरी मशहूरी के इस इलाके के जिन लोगों को इस मामले का नहीं पता, वो भी जान जाएंगे कि मैं ही वो औरत हूँ जिस पर चुपके चुपके रियाज दांत तेज कर रहा है। मैं कोई फसाद नहीं चाहती कामरान साहब, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और यहाँ गुजारना है और मैं ये वक्त किसी न किसी तरह निकाल ही लूँगी। मिसेस शबाना का आखिरी जुमला कामरान की समझ में नहीं आया था। जो चीज़ समझ में न आए वो जहन को ज़रूर उलझा देती है। उसने भी उलझे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, मैडम 1 साल के बाद क्या होने वाला है? रिजवान को पाकिस्तान से बाहर गए लगभग 5 साल हो गए हैं, वो वजाहत करती हुई बोली, और उनके आने में सिर्फ वो साल में सिर्फ एक बार कोई 2 साल पहले हमसे मिलने आए थे और 1 माह हमारे पास रहकर वापस चले गए थे। अब वो वहाँ पूरी तरह सेट हो चुके हैं और हमें भी अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रिजवान का जो लेटर मुझे मौसूल हुआ है, इसमें उन्होंने बताया था कि 1 साल के अंदर अंदर वो हमें अपने पास बुला लेंगे। इनकी कोशिशें रंग लाने वाली हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कामरान ने मिसेस शबाना की आंखों में देखते हुए कहा। वैसे मैडम आप बड़ी हिम्मत वाली खातून हैं जो इन हालात का डट कर मुकाबला कर रही हैं। जो लोग नामसाइद हालात के सामने सीना सपर हो जाते हैं, कामयाबी सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आती है, शबाना ने फलसफियाना अंदाज में कहा। जिंदगी की जंग इतनी आसान और सीधी नहीं कि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और कामरानी को आपके कदम चूमने से फुर्सत ना मिले। कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपके ख्यालात की तायद करता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछ लिया, मैडम आपके शौहर कौन से मुल्क गए हुए हैं और वहाँ करते क्या हैं? रिजवान ने दरअसल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल कर रखी है और इसी फील्ड का इन्हें तजर्बा भी है, शबाना वजाहत करते हुए बोली। 5 साल पहले वो पाकिस्तान से आयरलैंड गए थे। 1 साल कमोबेश आयरलैंड में गुजारा, मगर वहाँ सेट नहीं हो सके। फिर कोशिश करके वो इंग्लैंड आ गए और जब से वो वहीं पर हैं। रिहाइश ब्रेडफोर्ड के एक इलाके ल्यूटन में है, जो मुख्तसर तौर पर ल्यूटन बेड्स कहलाता है, और जॉब का नेचर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। ब्रेडफोर्ड तो यूके की एक काउंटी है जिसे ब्रेडफोर्ड हैम्पशायर कहा जाता है। कामरान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरी दुआ है अल्लाह आपको जल्द से जल्द अपने शौहर के पास पहुंचा दे ताकि रियाज जैसे कमीने इंसान की हरीसाना नज़रों से आप महफूज हो जाएं। आमीन, शबाना ने खुलूस से दिल से कहा। कामरान इससे इजाज़त लेकर घर से निकल आया। इस रोज़ के बाद से वो जब भी मिसेस शबाना के लिए लेटर लेकर जाता और वहाँ पहुँचता तो वो इसे घर के अंदर बुलाकर चाय वगैरह ज़रूर पिलवाती थी। कामरान ने मुझे बताया था कि शबाना ऐसी पुरकशिश, हसीन और जाज़िब नज़र औरत की मईयत में वक्त गुजारना उसे बड़ा भला और खुशगवार महसूस होता था। वो भी चंद मुलाकातों में कामरान से इतनी फ्री हो गई थी कि इसके अंदाज और गुफ्तगू से अपनाइयत झलकने लगी थी। वो कामरान से ज़िंदगी के हर मौजू पर आज़ादाना बात कर लेती थी। कामरान ने भी इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। पहले दिन की बदमज़गी के बाद कामरान ने फिर कभी रियाज के मुंह लगने की कोशिश नहीं की और न ही इसने कामरान को रोककर किसी बातचीत की ज़रूरत महसूस की। अलबत्ता वो जिन नज़रों से कामरान को घूरता रहता था, इससे कामरान बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो अपने दिलो दिमाग में इसके लिए किस किस्म के जज्बात रखता होगा। ऐसे फितना परवर लोगों से उलझना ठीक नहीं होता। इसी फार्मूले पर अमल करते हुए कामरान ने अपना काम जारी रखा। चंद रोज़ बाद एक और नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। कामरान हस्बे मामूल अपनी बाइक को अल फरीद अपार्टमेंट्स के गेट के करीब खड़ी करके मिसेस शबाना को एक लेटर देने गया। वापसी में 8-10 मिनट लग गए। जब वो जीने से उतरकर अपनी बाइक के पास पहुंचा तो वो करवट के बल ज़मीन पर लेटी हुई थी। बाइक चलाने वाले हजरात और इसके बारे में मालूमात रखने वाले लोग बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कामरान और इसकी बाइक का क्या हाल हुआ होगा। कामरान के जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये शरारत रियाज ही की हो सकती है। उसने अपने मुजरिम की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर वो कहीं भी नज़र न आया। कामरान ने बाइक को अपने कदमों पर खड़ा किया, फिर डाक वाले महफूज डब्बे को सेट करने लगा।
अगर इन लम्हात में रियाज इसे कहीं खड़ा दिखाई दे जाता तो मुमकिन था इनके बीच झड़प हो जाती। कामरान का दिलो दिमाग इसकी तरफ से गम गुस्से से भर चुका था। बहरहाल वो जी को जलाते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। आइंदा के लिए इसने यह हिकमत अमली इख्तियार की कि जब भी इसका अलफरीद अपार्टमेंट में आना होता तो वो अपनी बाइक को गेट से अंदर लाकर रिहायशियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बराबर में खड़ी कर देता। 2-3 फेरों के बाद एक नया मसला उठ खड़ा हुआ। एक मर्तबा वो अपनी बाइक पार्क करके जीने की जानिब बढ़ा तो चौकीदार से उसका सामना हो गया। चौकीदार अयूब ने उससे कहा, भाई साहब, आप अपनी गाड़ी अंदर नहीं खड़ी कर सकते, इसे बाहर ले जाएं। लेकिन मैं तो पहले भी 2-3 मरतबा बाइक को अंदर पार्क कर चुका हूँ। कामरान ने उलझनज़दा नज़रों से चौकीदार की तरफ देखा। तुम्हें अब क्यों एतराज़ हो रहा है? आपकी वजह से सदर साहब ने मुझे बहुत डांटा है। चौकीदार वजाहत करते हुए बोला, जो लोग इस बिल्डिंग के रिहायशी नहीं हैं वो अपनी गाड़ियों को अंदर नहीं ला सकते। आपकी बाइक को सदर साहब ने अंदर खड़े देखा था, इसीलिए मुझे खूब सुनाई। आप मेहरबानी करके इसे बाहर ले जाओ। कामरान ने महसूस किया कि इस जाहिल आदमी के साथ बहस व तकरार का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा वो ये कहते हुए अपनी बाइक को बाहर ले गया। ठीक है, मैं सदर साहब से खुद बात कर लूँगा। सदर साहब से मुराद अलफरीद अपार्टमेंट्स की कमेटी का सदर था। कामरान हाजी अशरफ नामी इस शख्स को सूरत से पहचानता था। हाजी अशरफ भाई के नाम से मशहूर था। वो एक माकूल और शरीफ-उन-नफ्स इंसान था। कामरान को यकीन था कि अगर वो अशरफ भाई को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा तो वो या तो इसका मसला हल कराएगा या फिर इसे बिल्डिंग के अंदर बाइक खड़ी करने की इजाज़त दे देगा। वो अपनी बाइक के साथ इमारत के गेट से बाहर निकला तो बेसाख्ता इसकी निगाह ज़मीर प्लाजा के गेट की तरफ उठ गई। वहाँ रियाज अपने ही कुमाश के एक आदमी के साथ खड़ा नजर आया। रियाज कामरान की जानिब देखकर बड़े मायना खेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर इस पर चोट करते हुए अपने साथी से बोला, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। रियाज का वो तंज़िया तबसरा इस बात का बय्यन सबूत था कि चौकीदार अयूब ने कामरान के साथ जो भी सलूक किया था वो इससे वाकिफ था। गोया वो पहले से जानता था चौकीदार इसे अंदर बाइक खड़ी करने नहीं देगा। इस सूरत हाल में कामरान का जहन इस अम्र की जानिब भी गया कि सब रियाज ही का चलाया हुआ चक्कर तो नहीं। रियाज ने अयूब को लीड किया हो और अयूब ने सदर साहब के कंधे पर बंदूक रखकर कामरान को फायर कर दिया हो। ये सब इम्कानात थे और हकीकत सिर्फ इस वक्त सामने आती जब कामरान बजाते खुद हाजी अशरफ से मुलाकात कर लेता। इसने रियाज को नज़रअंदाज करते हुए बाइक बिल्डिंग की दीवार के साथ लगाई और जीने तय करते हुए मिसेज शबाना के फ्लैट नंबर A304 में पहुंच गया। लेटर डिलीवर करने के बाद उसने शबाना को थोड़ी देर पहले रूनुमा होने वाले तल्ख वाक़ये से आगाह किया और साथ ही इन अज़ाइम का इजहार भी कर दिया कि वो बिल्डिंग के कमेटी सदर से रियाज के बारे में खुलकर बात करेगा। शबाना इसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई, फिर संजीदगी से बोली, कामरान साहब, अगर आप रियाज की ज़ात के हवाले से अशरफ भाई से कोई बात करें तो लामोहला मेरा जिक्र भी आएगा। फिर ये बातें सुनने को मिलेंगी कि रियाज एक ख़ास हवाले से मुझ में दिलचस्पी ले रहा है और वो आपके साथ इसलिए दुश्मनी कर रहा है कि इसकी दानिश में मैं आप में दिलचस्पी ले रही हूँ। ये एक और झगड़े वाला मामला होगा। नहीं, मुझे ये कतन पसंद नहीं होगा कि इस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग के बाहर किसी भी जाविये से मेरा चर्चा हो। वो लम्हे भर को खामोश हुई, फिर एक गहरी सांस खारिज करके इजाफा करते हुए बोली, कामरान साहब, आपको जो भी करना है वो करें, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया, मिसेस शबाना पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला और खुदाफिज कहकर इसके फ्लैट से रुखसत हो गया। इब्तिदा में जब रियाज वाला तनाज़ा उठा था और कामरान ने महसूस किया था कि वो शबाना के मामले में कुछ ज़्यादा ही जारियत दिखा रहा है तो उसने सोचा था इस चक्कर से अपनी टांग बाहर खींच ले। ये इसके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं था। वो कुरियर कंपनी वालों से कहकर अपनी ड्यूटी किसी और इलाके में लगवा सकता था। कंपनी वालों को जब ये पता चलता कि किसी भी हवाले से इनके किसी वर्कर के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने का इम्कान है तो कामरान को इस झमेले में रखने के बजाय फ़ौरन इसे जाए वक़ुआ से हटा देते। इसकी जगह किसी दूसरे वर्कर को वो इलाका सौंप दिया जाता, लेकिन कामरान ने ऐसा नहीं चाहा और न ही कुरियर कंपनी को अपने मसाइल से आगाह किया और इसके इस फैसले की दो बड़ी वजूहात थीं। नंबर 1, इसे रियाज और इसके रवैये से चिड़सी हो गई थी, बल्कि इसके अंदर एक ज़िद ने जन्म ले लिया था।
रियाज की कमीनगी का बदला लेने के लिए मुकाबला करने की जिद रियाज की बेहूदगी जैसे जैसे बढ़ रही थी, कामरान के अंदर उसका मुकाबला करने की जिद भी इसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। नंबर 2, मिसेस शबाना से अच्छी लगने लगी थी। वो एक मंगनीशुदा शख्स था और चंद माह के बाद इसकी शादी होने वाली थी, मगर शबाना की मैयत में चंद मिनट भी गुजारना उसे बहुत खुशगवार और कैफ आवर महसूस होता था। इसमें कामरान की ख्वाहिश से ज़्यादा शबाना की मसूर कुन शख्सियत का असर था। वो किसी ताज़ा गुलाब की मानिंद खिली हुई कली और खुशबूदार थी। चंद रोज़ बाद वो गोल्डन स्क्वायर की डाक लेकर आया तो अल-फरीद अपार्टमेंट के सामने से गुजरते हुए अशरफ भाई पर उसकी नज़र पड़ गई। गेट खुला हुआ था और अशरफ भाई आने वाली मोटर के पास खड़ा था। मोटर में शायद कोई खराबी हो गई थी। मैकेनिक मोटर के पास बैठा हाथ पांव काले कर रहा था। अशरफ भाई अपनी निगरानी में मोटर का काम करवा रहा था। वो इससे मिलने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला गया। मिसेस शबाना से किया हुआ वादा उसकी याददाश्त में महफूज था। उसने अशरफ भाई को सलाम किया और कहा, आपको तो पता ही होगा कि मैं एक कुरियर कंपनी की जानिब से इस इलाके में आता हूँ। हाँ, ये बात मेरे इल्म में है, अशरफ भाई ने उसके सलाम का जवाब देने के बाद कहा। मैंने आपको इस इलाके में देखा है और आप हमारी बिल्डिंग में भी डाक वगैरह लेकर आते रहते हैं। आपसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है अशरफ भाई, कामरान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हाँ भाई, हुक्म करो। अशरफ भाई पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। कामरान ने अपने मसले को अपने तक महदूद रखते हुए कहा, इस इलाके में मेरे साथ कभी कोई मसला पेश नहीं आया, लेकिन आपकी बिल्डिंग के बाहर बाइक खड़ी करते हुए 2-3 नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। मेरे पास जो लेटर्स होते हैं वो एक तरह से लोगों की अमानत हैं। अगर इनमें से खुदा न खास्ता कोई इधर उधर हो गया तो मेरी शामत आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अशरफ भाई ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है और ये कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कामरान ने शबाना और रियाज का नाम लिए बगैर अशरफ भाई को अपने मसले से आगाह किया और आखिर में दरख्वास्त की, जनाब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं आपकी बिल्डिंग का कोई लेटर लेकर आऊँ तो मुझे बाइक अंदर खड़ी करने से न रोका जाए। इस बिल्डिंग के इस गली के शैतान बच्चों को तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि इनसे आजिज़ हूँ। हालांकि अपने दरवाज़ों के सामने बैठी औरतें मुसलसल इन्हें लान तान करती रहती हैं। बहरहाल अशरफ भाई पान मुंह में रखने के बाद इजाफा करते हुए बोले, आप अपनी बाइक गेट से अंदर ले आया करो। अगर आपका मसला इस तरह हल हो सकता है तो अच्छी बात है।